Question number 18. Shri Sen is an income tax officer at Indore. He owns two residential houses. The first house is in Delhi. He has let out it at a rent of rupees 3,000 per month to a company for its office. The second house is at Indore. अब पहले ये देख लो, श्री सेन एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, हमको नहीं मतलब, उनके पास दो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, ठीक है, हाउस 1 हाउस 2। पहला हाउस जो था वो दिल्ली में है, उससे भी हमको मतलब नहीं है। पहले हाउस को उन्होंने किराए पे चढ़ा रखा है, लेट आउट, तो ये लेट आउट वाले तरीके से सॉल्व होगा। और इसका रेंट ये ले रहे हैं 3,000 पर मंथ, यानी कि साल का फर्स्ट हाउस से इनके पास रेंट आ रहा है 3,000 इंटू 12, 36,000। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये जो बोला है ना कि लेट आउट इट एट अ रेंट टू अ कंपनी फॉर इट्स ऑफिस, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर बोलता कि श्री सेन यहाँ पे सेल्फ प्रोफेशन कर रहे हैं, यानी कि अपने ही घर में अपना ही प्रोफेशन या बिजनेस कर रहे हैं, तब उसका कैलकुलेशन नहीं होता है, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा है। लेकिन अब श्री सेन ने यहाँ किसी को किराए पे दिया है, अब वो कंपनी वहाँ खुद रह रही हो या फिर वहाँ कुछ अपना बिजनेस डाली, उससे मतलब नहीं है। इन्होंने किराए पे दिया ना, तो वो लेट आउट के तरीके से सॉल्व होगा। दूसरा हाउस जो था इंदौर में है, ठीक है। It was constructed on 1st March 2023 and has been occupied by him for his own residence. Has been occupied by him for own residence से क्या समझ में आया आप लोग को कि सेकेंड हाउस में वो खुद रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक, उन्होंने लोन लिया था 60,000 रुपए का 1 अगस्त 2018 को 12% पर एनम इंटरेस्ट पे फॉर द पर्पज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस। दिस हाउस पे ध्यान देना, दिस हाउस से मतलब है कि भाई इन्होंने ये जो लोन लिया था ना घर से रिलेटेड, वो पहले हाउस से रिलेटेड नहीं लिया है, दूसरे हाउस के लिए लिया है। तो भूल से भी जो इस लोन का कैलकुलेशन है इस हाउस में मत डाल देना आप, ठीक है, इस चीज को नोट किया करो। अब हमने सीखा है अगर लोन लिया गया है घर से रिलेटेड, उस पे अगर इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है तो सीधे 60 जितना भी है, जैसे 60,000 का 12%, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर। ठीक, दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड या कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो वो हम 3 चीज अगर होती है तो कैलकुलेट करते हैं। पहला, लोन कब लिया गया है उसका डेट, लोन का अमाउंट और परसेंटेज। तीसरा, घर के कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है वो दिया है कि नहीं, तो यहाँ तीनों चीज दिया हुआ है, लोन कब लिया गया है उसका डेट, लोन का अमाउंट और परसेंटेज, और घर का कंस्ट्रक्शन का डेट भी दे रखा है। ठीक है, तो सेकंड हाउस में इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड दोनों ही कैलकुलेट होगा। ठीक, फर्स्ट हाउस से रिलेटेड कोई भी लोन नहीं है। तो ये देखो म्युनिसिपल वैल्यू, भाई पहला हाउस लेट आउट है, तो अभी हम सिर्फ फर्स्ट हाउस का देख रहे हैं, सेकंड हाउस को छोड़ दो। तो फर्स्ट हाउस में म्युनिसिपल वैल्यू हाँ काम आएगा, म्युनिसिपल टैक्स काम आएगा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो हाउस प्रॉपर्टी में नॉट डिडक्टेबल होता है, ग्राउंड रेंट नॉट डिडक्टेबल होता है, लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स ये भी नॉट डिडक्टेबल होता है, इसको लेस करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन यहां दे रखा है 0, क्योंकि भाई लोन लिया ही नहीं था इन्होंने इससे रिलेटेड। ठीक है, अब सेकेंड हाउस पे आओ। सेकेंड हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो जैसा कि आपने सीखा होगा फर्स्ट वीडियो में, सेल्फ ऑक्यूपाइड में सीधे सीधे एनुअल वैल्यू नील ले लेते हैं, बस इसमें हमको इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और कंस्ट्रक्शन पीरियड लेस करना होता है। तो म्युनिसिपल वैल्यू से मतलब नहीं, म्युनिसिपल टैक्स से मतलब नहीं, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्राउंड रेंट और लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स ये तो वैसे भी आता नहीं है हाउस प्रॉपर्टी में। और इंटरेस्ट ऑन लोन ये देखो यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है, प्रीवियस ईयर 60,000 का 12%, 7,200। ठीक, हमको बस इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे पढ़ो, द ग्राउंड रेंट ऑफ द दिल्ली हाउस एंड द म्युनिसिपल टैक्स एंड द लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स ऑफ द इंदौर हाउस आर अनपेड। ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। सबसे पहली बात तो आप ये याद करो, जब हमने फर्स्ट वीडियो अपनी सीखी है, यानी कि जिसमें फॉर्मेट सीखा है, उसमें मैंने आपको बार बार बताया है कि म्युनिसिपल टैक्स तभी हम यहाँ पे लेस करते हैं जब वो प्रीवियस ईयर में पे हो रखा है, और पे भी किसने किया है, ओनर ने पे किया है तब। ठीक, अगर अनपेड है तो लेते ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देखो क्या लिखा है, पहले सिर्फ यहाँ तक पढ़ो, द ग्राउंड रेंट ऑफ द दिल्ली हाउस
एंड द म्युनिसिपल टैक्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स ऑफ इंदौर हाउस। भाई पहले तो आप ये बताओ, फर्स्ट हाउस है लेट आउट, अब लेट आउट वाले में ही तो म्युनिसिपल टैक्स का काम आना है। तो यहाँ क्या बोला है, दिल्ली हाउस जो कि लेट आउट वाला है उसका सिर्फ ग्राउंड रेंट अनपेड है, म्युनिसिपल टैक्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम मानेंगे म्युनिसिपल टैक्स पे कर रखा है ओनर ने। ठीक, यहाँ आगे क्लियर किया हुआ है आपसे कि ये जो म्युनिसिपल टैक्स है ना वो इंदौर हाउस का नहीं पे हो रखा है, और वैसे भी सेकंड हाउस है सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उसमें तो म्युनिसिपल टैक्स वैसे भी लेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एनुअल वैल्यू सीधे नील रहता है। लेकिन अगर यहाँ इस क्वेश्चन में सेकंड हाउस लेट आउट के तरीके से बोला होता सॉल्व करने के लिए, तो आप उसका म्युनिसिपल टैक्स नहीं लेते क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स इज अनपेड। तो ध्यान देना, फर्स्ट हाउस के केस में म्युनिसिपल टैक्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम मान रहे हैं वो पेड है, इसीलिए हम लेस करेंगे। ठीक, आगे पढ़ो। Shri Sen was transferred to Ujjain on 1st October 2023, where he resides in a house at a monthly rent of rupees 2,400, and his house at Indore was let out on 1 October 2023 at a rent of rupees 1,500 per month. अब इस लाइन ने आपके पूरे क्वेश्चन को ही बदल दिया। जो मैंने ऊपर अभी बताया कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड था या म्युनिसिपल टैक्स नहीं लेना होगा, ये अब ये सब कोई काम का नहीं रह गया। अब ऐसा क्यों भाई, जिसने भी पीछे के क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 16 में भी आया था, अगर नोट किया होगा तो मैंने बताया है, अगर घर सिर्फ और सिर्फ, जैसे ये घर है, अगर ये घर सिर्फ और सिर्फ लेट आउट है तो इसको लेट आउट के तरीके से सॉल्व कर दो। अगर ये घर सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड है यानी कि पूरे साल वो रह रहे हैं सिर्फ, तो फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड के तरीके से सॉल्व कर दो। लेकिन ध्यान से सुनना आप जो बोलने जा रहा हूं, अगर वही सेम घर सेम प्रीवियस ईयर में कुछ मंथ्स के लिए किराए पे था और कुछ मंथ्स के लिए वो खुद ही वहां पे रह रहे थे, तो उस पूरे घर को हम लेट आउट के तरीके से सॉल्व करते हैं, और वहां पे बस हम क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट केवल उतने ही महीने का लेंगे जितने महीने वहां पे किराए पे एक्चुअल में कोई रहा था। यानी कि यहाँ वैकेंसी में कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैकेंसी थी ही नहीं ना इस घर में। इस घर में पूरे जब तक मतलब यहाँ पे रेंट पे था उतने महीने का रेंट ले लेना, और जैसे लेट आउट का सॉल्व करते हो वैसे करोगे। ठीक, तो जैसा कि यहाँ बोला है कि श्री सेन जो हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया 1 अक्टूबर 2023 को उज्जैन में, वेयर ही रिसाइड्स इन अ हाउस। अब यहाँ पे बता दिया हमको कि जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ पे वो एक घर में रह रहे थे एट अ मंथली रेंट ऑफ 2400। उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है कि श्री सेन कहाँ पे जाके कितना दे के रह रहे थे। हम यहाँ पे श्री सेन के केवल ये दोनों हाउस का कैलकुलेट करने बैठे हैं। इस वाले का हमने समझ ही लिया है, हम अभी इस वाले पे हैं, सेकेंड हाउस पे। तो इस सेकेंड हाउस वाले की ही बात हो रही है कि जब इनका ट्रांसफ़र उज्जैन हो गया ना 1 अक्टूबर को, तो फिर ये देखो लिखा हुआ है साफ साफ डेट कि उसी दिन, जिस दिन इनका ट्रांसफ़र हुआ उसी दिन इन्होंने किराए पे चढ़ा दिया इस घर को। तो आप नोट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि जो प्रीवियस ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है ना, तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो है वो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड था। ठीक, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि जो बचे हुए 6 मंथ हैं उसके लिए किराए पे था। और हमने सीख लिया कि जब सेम घर को कुछ मंथ्स के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कुछ मंथ्स के लिए लेट आउट है, तो फिर आप क्या करोगे, आप केवल उतने ही मंथ का रेंट को एक्चुअल रेंट में लिखोगे। जैसे यहाँ इससे ले रहे हैं ये 1500 रुपये पर मंथ, तो आप 1500 इंटू 12 की जगह 1500 इंटू 6 करना। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमने सीखा था कि इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड से करना है, इसको कट कर दो, या आप यहाँ पढ़ के समझ गए कि ये भी अब लेट आउट के तरीके से सॉल्व होगा। इसीलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ के तब स्टार्ट किया करो सॉल्यूशन। अभी यहीं से पढ़ के आप कर देते तो आपका आंसर गलत हो जाता। ठीक, तो अब दोनों घर लेट आउट के तरीके से सॉल्व होने वाले हैं। सॉल्यूशन देखते हैं टीम का। फॉर्मेट बना लो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। ये अभी हम हाउस 1 का कैलकुलेशन कर रहे हैं जो कि लेट आउट पर्पज से सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट की बात नहीं हो रही है, यानी कि ये नॉट कवर्ड वाले फॉर्मेट से सॉल्व होगा। ये कवर्ड या नॉट कवर्ड क्या है उसके लिए फर्स्ट वीडियो जाके देख लो, इस प्लेलिस्ट में आपको समझ में आ जाएगा।
तो नॉट कवर्ड में म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, आप एग्जाम में पूरा पूरा लिखना, ठीक है। अब म्युनिसिपल वैल्यू फर्स्ट हाउस का कितना था, ध्यान दो, फर्स्ट हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू है 24,000 रुपीज। एक्चुअल रेंट कितना है फर्स्ट हाउस का, बोला गया है कि ये जो है घर उसको रेंट पे दिया गया है 3,000 पर मंथ, 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी कि 36,000। फिर फेयर रेंट जो है इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, यहाँ लिख दो नील। इन तीनों में से जो भी ग्रेटर होता है वो हो जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो यहाँ पे 36,000 रुपीज ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। इसमें से लेस कर दो और ये सब मैं कुछ अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो देख लो, एकदम सेम यही फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर तो ही लेते हैं हम, यहाँ सिर्फ बोला है म्युनिसिपल टैक्स, तो हम मान रहे हैं ओनर ने पे किया होगा। अब यहाँ ध्यान दो, बोला है 10%, तो अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे 10% बोला है, किसका 10%? भाई जब सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज दे रखे तो समझ जाओ कि वो कह रहा है म्युनिसिपल वैल्यू जो है ना उसका उतना परसेंटेज, ठीक। यानी कि 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू कितना था, 24,000, तो ये हो गया 2,400 रुपीज, ठीक है। उसके बाद है वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट। इस घर में एक भी मंथ खाली नहीं था और अनरियलाइज रेंट भी नहीं है, इसी 2,400 रुपये को बाहर लिखो और ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस करो। ये हो गया 33,600, ये अभी आया है एनुअल वैल्यू। और मैं फिर बता दे रहा हूँ, इस लाइन से कंफ्यूज ना होना, अगर यही बोल देता कि दिल्ली वाले हाउस यानी कि फर्स्ट हाउस का म्युनिसिपल टैक्स अनपेड है तो हम यहाँ नहीं लेस करते, लेकिन यहाँ बोल रहा है फर्स्ट हाउस का केवल ग्राउंड रेंट अनपेड है, और ग्राउंड रेंट से तो वैसे भी हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, चाहे पेड हो या नहीं, ठीक। एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, पहला 30% ऑफ एनुअल वैल्यू यानी कि 30% ऑफ 33,600, ठीक है। तो ये हो गया 10,080। फिर लेते हैं हम इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और कंस्ट्रक्शन पीरियड। जैसा कि आप देख रहे हो कि फर्स्ट हाउस के लिए कोई भी लोन नहीं ले रखा था इन्होंने, तो इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर या कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं है यहाँ पे, और वैसे भी यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। इस 10,080 को बाहर लिखो, लेस कर दो एनुअल वैल्यू में से, ये हो जाएगा आपका 23,520 या 23,520। तो फर्स्ट हाउस से आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस 1 का भी आया है। अब हम चल रहे हैं हाउस 2 का कैलकुलेट करने। ध्यान देना, अब जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन देख के आ गया होगा स्किप करके, उसको लग रहा होगा कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड से सॉल्व होगा, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी कोई सेम घर सेम प्रीवियस ईयर में कुछ मंथ्स के लिए लेट आउट और कुछ मंथ्स के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो उसको सिर्फ लेट आउट के तरीके से सॉल्व करना और रेंट केवल उतने ही मंथ का लेना जितने महीने के लिए वो किराए पे था, ठीक। तो हाउस 2 को भी हम लेट आउट के तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो सेम वैसे ही फॉर्मेट बना लेना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। क्योंकि यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा है तो यहाँ लिखो म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू सेकंड हाउस का है 18,000 रुपीज। रेंट पे ध्यान दो, सेकंड हाउस का कितना था। अब कंफ्यूज ना हो जाना, पता चले कि आप लोग ये 2,400 रुपये लिख लो रेंट, जबकि ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो यार। यहाँ लिखा है कि श्रीसेन का उज्जैन ट्रांसफर हुआ ना, तो वहां पे वो 2,400 रुपये पर मंथ दे के एक किराए के घर पे रह रहे थे। अब
वो उज्जैन में या कहीं भी जाके किराए पे रह रहे हैं, हमको उससे क्या मतलब। हमको वो वाले घर का नहीं कैलकुलेट करना, हमको केवल इन दोनों घर का कैलकुलेट करना है। तो ये जो इंदौर वाला घर था, इंदौर वाले घर को जब इन्होंने रेंट पे चढ़ाया तो वो 1500 रुपये पर मंथ उससे किराया ले रहे थे, किराएदार से। 1500 इंटू, अब ध्यान देना, इंटू 12 मत करना। 1 अक्टूबर से ये घर रेंट पे चढ़ाया गया था ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, केवल 6 मंथ। 15 6 ये हो जाएगा 9000। ठीक है, फेयर रेंट है नहीं इस क्वेश्चन में, नील लिखो। इन तीनों में से जो भी ग्रेटर है वो हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि 18,000 रुपीज। अब इसमें से लेस करो। अब ध्यान देना, यहां हम लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। इस चीज पे गौर करना, बार बार इसीलिए पूरा लिखवाता हूं। फर्स्ट हाउस में तो हमने म्युनिसिपल टैक्स लेस किया है, क्या इसमें भी लेस करेंगे? नहीं। क्यों? ये पढ़ो, द म्युनिसिपल टैक्स ऑफ इंदौर हाउस आर अनपेड। हमने क्या पढ़ा है? जब पेड होगा म्युनिसिपल टैक्स, वो भी ओनर के द्वारा, तब लेस करते हैं। यहां लिखा है कि इंदौर वाले हाउस का म्युनिसिपल टैक्स अनपेड था ना, तो अनपेड वाले म्युनिसिपल टैक्स को नहीं लेते हैं यहां पे। ठीक है, क्योंकि ये अनपेड था। फिर वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट यहाँ पे कुछ है नहीं, इसको लेस करो। यही 18,000 रुपए जो है वो हो गया एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 30%, तो यहाँ एनुअल वैल्यू था 18,000, तो लिखो 30% ऑफ 18,000, ये हो जाएगा 5,400। फिर उसके बाद लेते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब ध्यान दो, अगर घर से रिलेटेड लोन होता है तो सीधे उतना परसेंट निकाल देते हैं। जैसे यहाँ बोला गया है कि सेकंड हाउस, यानी कि जिसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, 60,000 रुपए का इन्होंने लोन लिया था 12% पर एनम पे। 60,000 का 12% निकालेंगे और यहाँ 7,200 लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ एक चीज़ नोट करो, यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि इंटरेस्ट जो है सेकंड हाउस के लिए 7,200, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर कैलकुलेट भी करना चाहो तो कर लो। 60,000 का लोन था, उसका 12% लिख दो, यही आ जाएगा। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड पे, इसको हमको कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, पहले चेक कर लिया करो क्या 3 चीजें दी हुई हैं, लोन लेने की डेट, लोन का अमाउंट और परसेंटेज, और घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का डेट, तीनों दे रखा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट होगा। ठीक, तो यहाँ हेडिंग डाल दो आप, इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड। कैसे स्टार्ट करते हैं? जिस दिन इन्होंने लोन लिया है वहां से स्टार्ट करो। इन्होंने लोन लिया है 1 अगस्त 2018 को, तो यहाँ लिखो 1 अगस्त 2018। अब मुझे बताओ, ये जो 1 अगस्त 2018 है वो कौन से ईयर के बीच में आएगा, अकाउंटिंग ईयर के बीच में? तो ये आएगा 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 को। तो कब एंड होगा ये ईयर? नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2019 को। ठीक, फिर अब नेक्स्ट ईयर कब स्टार्ट होगा? इसी साल 1 अप्रैल से, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से नया साल स्टार्ट हो जाएगा और फिर अगले साल 31 मार्च 2020 को ख़त्म होगा। अच्छा, एक और चीज़ नोट करो, इस घर का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था? 1 मार्च 2023 को। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखना, क्योंकि वहीं तक हमको लेके जाना है ना उससे पहले। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 को और ख़त्म होगा 31 मार्च 2021 को। फिर नेक्स्ट ईयर इसी साल अप्रैल में स्टार्ट होगा
1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 को ही, और ये ख़त्म होगा 31 मार्च 2023। ध्यान देना, ये कब ख़त्म होगा? 31 मार्च 2023। लेकिन ये डेट ज़रा पढ़ो, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन वाला, ये तो इसी के बीच में आ रहा है ना, तो बस यही लिख दो यहाँ पे जिस दिन ख़त्म हो रहा है, 1 मार्च 2023। समझ में आया? क्योंकि ये ईयर कब ख़त्म होता है? 31 मार्च 2023 को, तो उसी साल ये 1 मार्च को ख़त्म हो जा रहा है। ठीक, तो वही डेट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड जो होता है, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे जस्ट पहले वाले 31 मार्च तक कैलकुलेशन होता है। तो इससे पहले वाला 31 मार्च क्या है? 31 मार्च 2022। तो यहाँ तक केवल कैलकुलेशन होगा। ठीक, चलो, लोन कितने का था? 60,000 का था। कितने परसेंट पे? 12% पे। कितने मंथ यहाँ पे हुए हैं देखो, तो 1 अगस्त से, तो काउंट कर लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स। टोटल मंथ्स होते हैं 12, नीचे लिख दो, और 8 महीने का यहाँ पे केवल लोन आएगा। ठीक, तो 60,000 का 12%, उसको मल्टीप्लाई करो 8 से, डिवाइड कर दो 12 से, ये हो गया 4,800। फिर 60,000 का 12%, यहाँ कंप्लीट 1 ईयर हो गया है, तो यहाँ आप ना भी लिखो मंथ तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई टोटल मंथ्स होते हैं 12, यहाँ कंप्लीट 1 साल कंप्लीट हुआ है, तो 12/12 वो बात एक ही पड़ेगी, 1 ही आएगा यहाँ पे। तो 60,000 का 12% 7,200। फिर आओ यहाँ भी 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, तो 60,000 का 12% लिखो, टोटल मंथ्स होते हैं 12, और यहाँ कंप्लीट 1 साल कंप्लीट हुआ है। ठीक, तो यहाँ भी 7,200। नेक्स्ट, यहाँ भी 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, तो 60,000 का 12% और 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो ये हो गया 7,200। ठीक, यहीं तक कैलकुलेट करना था हमको। 4,800 प्लस 7,200 प्लस 7,200 प्लस 7,200, ये हो गया 26,400 टोटल इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। अब हमने सीखा है कि पूरे को नहीं लेस करते हैं एक साथ, हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट बाय 5। 26,400 आया है इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, उसको 5 से डिवाइड कर दो, ये रूल होता है। 5,280। क्यों 5 से डिवाइड कर रहे हैं इसको? क्योंकि रूल कहता है कि इसको 5 कंसेक्यूटिव इंस्टॉलमेंट में डिडक्ट करोगे। जैसे इस साल 5,280, फिर नेक्स्ट ईयर 5,280, फिर नेक्स्ट ईयर 5,280, ऐसे। तो ठीक है, तो ये 5,280 को आप यहाँ पे लेस कर दो। 5,280 तीनों को ऐड करो और बाहर लिखो। 5,400 प्लस 7,200 प्लस 5,280, ये हो गया 17,880। इसको लेस करो एनुअल वैल्यू में से, ये आ गया 120 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस 2 से। ठीक, अब ये जो श्री सेन हैं उनका इनकम फ्रॉम, यानी कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा? तो हाउस 1 से उनकी इनकम हुई है 23,520 रुपीज़ की, और हाउस 2 से उनकी इनकम हुई है 120 रुपए की। दोनों को ऐड कर दो, $23,640, 23,640, ये हो गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
ठीक। फर्स्ट हाउस का 23,520, सेकेंड हाउस का सिर्फ 120 आया है, ये रहा। और ये कंप्लीट हाउस का 23,640, ये रहा इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड।